Let's start student accounting standard 23. ओके ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 हमें अभी पढ़ना है. सो द नेम ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ओके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेपरेट था, वो जो AS21 वो सेम है. ओके मतलब हमें इसका भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट. बट इसमें दो चीजें अकाउंटिंग जो करनी है वो इन्वेस्टमेंट्स करनी है और कौन करने वाला है, एसोसिएट्स. अब ये एसोसिएट्स कौन होता है? सो एसोसिएट्स मींस enterprise in which an investor has the power to participate in financial and operating decision making but not have power to govern their policies. Okay, ये एसोसिएट जो होता है कि उसमें पार्टिसिपेट होता है, किसमें पार्टिसिपेट होता है, फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग डिसीजन में. लेकिन कब, क्वेश्चन ये है कि कब वो पार्टिसिपेट हो सकता है. तो व्हेन इन्वेस्टर विल पार्टिसिपेट he must have fulfilled the following terms and conditions. First condition is 20% of voting power उसके पास होना चाहिए. क्या होना चाहिए? 20%. उसके पास क्या होना चाहिए? 20% और मोर देन वोटिंग पावर होना चाहिए. उसके बाद उसने रिप्रेजेंट इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए. पार्टिसिपेट इन पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी जो बनाते हैं, ओके आप लोगों को पता है उस पॉलिसी मेकिंग में भी वो पार्टिसिपेट होना चाहिए. उसके बाद शुड ट्रांजैक्शन बिटवीन इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टी, इन्वेस्टर और इन्वेस्टी के ट्रांजैक्शन में भी वो होना चाहिए. ओके उसके बाद दिया है प्रोविजन ऑफ टेक्निकल इंफॉर्मेशन, वो उसने प्रोविजन भी करनी चाहिए टेक्निकल इंफॉर्मेशन में. अगर इतनी सारी चीजें वो फुलफिल करता है तो वो यहाँ पे पार्टिसिपेट बन सकता है और फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग डिसीजन में वो पार्टिसिपेट हो सकता है. अंडरस्टैंड? ये है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 का एसोसिएट्स. ओके अब ये इसका अकाउंटिंग अगर करना है तो एक मेथड फॉलो करनी होती है, वो है इक्विटी मेथड इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. अगर हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये मेथड फॉलो करते हैं तो हम AS23 को फॉलो करेंगे. आपको बता दूं कि AS23 कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1 अप्रैल 2002 को. ओके अभी इसमें एक और चीज है कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ चीजों पे फोकस करता है, मतलब कुछ चीजों के बारे में हमें बताता है, जैसे कि इंटरप्रिटेशन इशूड बाय ICAI. ICAI का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगा, लेकिन मैं बता दूं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. ओके उसका जो भी इंटरप्रिटेशन होगा वो AS23 हमें बताता है. उसके बाद ट्रांजैक्शनल प्रोविजंस अगर होगी तो उसके बारे में भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फोकस करता है. ठीक है बच्चों, ये था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 और इसके ऊपर हमें इस साल TY BCom में बस एक शॉर्ट नोट्स बनानी है. ओके वो शॉर्ट नोट्स आप इसको अगर ठीक से कन्वर्ट करें, सेंटेंस फ्रेज करें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की ठीक ठाक शॉर्ट नोट बनेगी और अच्छे खासे आपको मार्क्स मिल सकते हैं. ओके ये हो गया AS23. अभी थोड़ा आगे बढ़ेंगे, हम नेक्स्ट वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखेंगे. ओके इसको रब करता हूं मैं. 23 के बाद जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको इस साल पढ़ने के लिए है वो आप लोगों को पता होगा, लेकिन मैं लिखता हूं. उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम है डिसकंटिन्यू. क्या है? डिसकंटिन्यू ऑपरेशन. ओके डिसकंटिन्यू ऑपरेशन जो है यहाँ पे UED है. ओके डिसकंटिन्यू ऑपरेशन. अभी डिसकंटिन्यू ऑपरेशन जो है ओके ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है? 24. अभी इसके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग है. ओके अब लोगों को डिसकंटिन्यू पता है.
ऑपरेशन भी करता है। ओके, तो डिसकंटिन्यू का मीनिंग होता है क्लोज करने वाले। ओके, ऑपरेशंस मींस कोई एक्टिविटी होती है। ओके, अभी कौन सी एक्टिविटी होती है वो देखते हैं। इसमें दो तरीके की एक्टिविटी नॉर्मली होती है ऑपरेशन में। एक होता है कोई प्रोडक्ट होगा या कोई जियोग्राफिकल एरिया होगा। ठीक है, अभी नॉर्मली आप लोगों को क्वेश्चन आया होगा कि सर ये क्या है, AS24 डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, नाम में दिया है डिसकंटिन्यू, मतलब हम फ्यूचर में इसको क्लोज करने वाले। क्या करने वाले हैं? क्लोज करने वाले। क्यों क्लोज करेंगे, क्या क्लोज करेंगे? उसकी कुछ ऑपरेशंस, मतलब कुछ प्रोडक्ट हो या जियोग्राफिकल एरिया में कुछ अगर कंपनीज हो। इसके एग्जांपल देता हूं मैं फ्रेंड्स। अभी समझो कि हमारे इस फिनेंशियल ईयर में हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो 10 करोड़ है। ओके, पूरे फर्म का, जो भी कंपनी होगी उसका। ओके, अभी उसमें अगर सोचा जाए तो हमारे 3 प्रोडक्ट है, ABCD। ओके, ये चार प्रोडक्ट है। चारों प्रोडक्ट मिला के हम कितना कमा रहे हैं? 10 करोड़ रुपए। लेकिन हमने अभी डिसीजन लिया है कि हम डी को डिसकंटिन्यू करने वाले, मतलब ये जो प्रोडक्ट है उसे हम क्या करने वाले हैं? डिसकंटिन्यू। अभी ये डिसकंटिन्यू करने वाला है तो हमें वो शेयर होल्डर को बताना पड़ेगा, क्योंकि शेयर होल्डर इज अल्टीमेटली ओनर ऑफ द बिजनेस, उसे सब पता होना चाहिए। सो हमें उनको बताते टाइम AS24 का यूज करना है और उनको बताना है कि हमें डी प्रोडक्ट बंद करना है, और उन्हें समझाना भी है कि हमारा 10 करोड़ जो इनकम है इस साल का, तो मैं आपको बता दूं कि ABC इन सब तीनों का मिला के 20 करोड़ था और डी का लॉस 10 करोड़ था। इसको लेस करके हमारा इस साल में जो प्रॉफिट है फिनेंशियल ईयर का वो दिख रहा है 10 करोड़। अगर हमने ये डी कंपनी डिसकंटिन्यू या जो प्रोडक्ट है हमने डिसकंटिन्यू कर दिया तो हमारा इनकम हो जाएगा साल का 20 करोड़ रुपए। ओके, सो शेयर होल्डर को भी पता चलेगा। ओके, अगर ये ठीक से पता चलेगा तो वो भी रेडी होगा। कभी कभी प्रोडक्ट बंद करने से अच्छा है, समझो कि कोई कंपनी है, उसकी 4 डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, एक नासिक है, एक दिल्ली है, एक मुंबई, एक पूना है। ओके, अभी कभी कभी ऐसे भी होता है कि जो दिल्ली का जो शॉप है हमारा, जियोग्राफिकल एरिया दिल्ली का, वो लॉस में जा रहा है, बंद कर दो उसको। प्रॉफिट हमारा अल्टीमेटली इंक्रीज होगा और शेयर होल्डर को भी समझ में आएगा कि यस, डिसकंटिन्यू करना बहुत जरूरी है। और आप लोगों को बता दूं कि पिछले साल आपको जो कंपनी फाइनल अकाउंट था उसमें अगर आपने ठीक से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्टेटमेंट देखा होगा तो उसमें कंटिन्यू ऑपरेशन और डिसकंटिन्यू ऑपरेशन एक अलग अलग तरीके का प्रॉफिट एंड लॉस था। आपको भी अभी ABC का अलग और डी का अलग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाना है और उसके लिए जरूरी है AS24 डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। अगर हमने वो ठीक से दिखाया तो हम प्रॉफिट में ही जाएंगे। ओके, अंडरस्टैंड? ये था हमारा AS24। ओके, समझ में आया? अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें देखना है। अल्टीमेटली आज हमारे जो भी TY BCom के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे वो खत्म होने वाले हैं। लास्ट वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हमें है उसका नाम दिया गया है इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, AS25। ओके, इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अभी इसके बारे में देखना है। इसके बारे में आपको पता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब ये जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट्स वगैरह होता है वो है। ओके, इंटीरियम
अब ये इंटीरियम क्या है, क्यों है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, हमें अभी पढ़ना है, ठीक है। अभी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जरूरी होती है। रिपोर्टिंग मतलब प्रेजेंट करना किसके सामने, शेयर होल्डर के सामने, बैलेंस शीट में डालना। रिपोर्टिंग मींस बैलेंस शीट बनाना। वो बैलेंस शीट कौन देखता है, शेयर होल्डर, ओके, या जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो लोग देखते हैं। ये है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो आप लोगों को पता है। लेकिन इंटीरियम, अभी इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जरूरत क्यों पड़ी। लिस्टेड कंपनी को कंपलसरी है, अनलिस्टेड कंपनी वॉलेंटरी है, लेकिन वो लोग भी करते हैं क्योंकि कोई भी समझो बैंक है, ओके, क्या होता है नॉर्मली बैलेंस शीट एक साल में बना है तो डायरेक्ट नेक्स्ट ईयर में, मतलब बीच में 12 महीनों का गैप होता है। इस 12 महीने में बिजनेस में क्या एक्टिविटी होती, क्या ऑपरेशन होता है, बिजनेस में क्या हो रहा है, ये किसी को पता नहीं होता। जब तक शेयर होल्डर की एनुअल मीटिंग नहीं होती तब तक एक साल में क्या हो गया कंपनी के साथ, कंपनी लॉस में भी चली जाती है। इसीलिए लिस्टेड कंपनी को कंपलसरी उसका इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करना पड़ता है, वो न्यूज़पेपर में पब्लिश करना पड़ता है। और अनलिस्टेड कंपनी को वो वॉलेंटरी होता है, लेकिन जरूरी है। क्यों बता दूं, जैसे कि समझो अभी नॉर्मली लोग 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल या अप्रैल मंथ में क्या करते हैं, अपना रिटर्न्स वगैरह फाइल करते हैं। अभी डायरेक्ट नेक्स्ट ईयर होने वाला है, लेकिन अगर कोई बंदा उसी साल में समझो 2016 का होगा और वो 2017 के जनवरी महीने में जा रहा है किसी बैंक के पास और बोल रहा है कि मुझे लोन की जरूरत है, तो बैंक वाले बोलेंगे चलो लाओ रिटर्न दिखाओ आपकी। मैं बोलूंगा हाँ यस मैंने रिटर्न्स लाए। वो बोलेगा कब की डेट है, मैं बोलूंगा पिछले 2016 में मार्च अप्रैल में मैंने किया था, ओके। वो बोलेगा नहीं सर अभी रिसेंटली में कुछ, अभी इतने दिन हो गए, क्या हो गया, मुझे आपका दिसंबर तक का चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, ओके, दिसंबर तक का चाहिए। सो हमें उसके लिए जो अनलिस्टेड कंपनी है वो वॉलेंटरी इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग देती है, ओके। इसका ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि डिविडेंड डिक्लेयर करना होगा इंटीरियम, तो भी इसका यूज होता है। सो हमारे लिए यूजफुल ये है कि ऑब्जेक्टिव क्या कहता है, हमें यहां से करप्शन जो होता है, करप्शन, ओके, ये जो करप्शन है वो हम जल्दी से जल्दी पता लगा सकते हैं। अगर हमें डिविडेंड डिक्लेयर करना है, तो अगर हमें लोन लेना है, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हमारे लिए जरूरी है, अंडरस्टैंड। इसके कुछ लॉसेस भी कह सकते हैं हम, ओके। क्या होता है कि इसमें ना थोड़ा खर्चा बढ़ता है, हमारा एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है, क्योंकि इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग साल में अगर क्वार्टरली देखे तो 4-4 महीने का होगा, तो 3 बार करना पड़ेगा, मतलब फीस बढ़ेगी। उसके बाद अगर सोचेंगे पब्लिश करना है तो एडवर्टाइजमेंट की फी बढ़ेगी, ओके। लेकिन अल्टीमेटली जो शेयर होल्डर होते हैं उनको उनकी कंपनी में 4 महीनों के बाद, 3 महीनों के बाद पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। इसीलिए ये AS25 इंपॉर्टेंट है, ओके। यही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रेजेंट करता है, ओके। और ये जब आया था तब ये डेट थी इसकी 1 अप्रैल 2002, अंडरस्टैंड। और मैं आपको बता दूं कि S25 को जो IAS है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 में है, या जो इंड AS है ना, उसमें भी ये 28 में किया है। लेकिन यहाँ के कुछ प्रोविजंस और इधर की कुछ प्रोविजंस में कुछ डिफरेंस है, ओके। आपको बता दूं कि वहां पे इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग चलता है, ओके, कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है। ये सब इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में होता है। थैंक यू।